उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपके आज प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हम कराएंगे जो आपका 7/6/2019 को एग्जाम हुआ था। उसमें आपके कौन से क्वेश्चन आपके सीडीपी के पेपर में पूछे गए थे वो सारे आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो किसकी वकालत करता है, समावेशी शिक्षा की या पृथक्करण की या मुख्य धारा शिक्षण की या एकीकृत शिक्षा की। तो किसकी वकालत करता है शिक्षा का अधिकार 2009। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से, ये समावेशी शिक्षा के विषय में बात करता है, यानी सभी को समान शिक्षा, किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव ना रखना। तो आपका फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है किसकी वकालत करता है, समावेशी शिक्षा की। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट कराएंगे कोशिश करके। तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। खाली स्थान या विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो यह विचारधारा जो है नियमित रूप समान शिक्षा, जैसे ही आप देखेंगे समान शिक्षा की बात हो रही है तुरंत आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, समावेशी शिक्षा की। तो आपका दूसरे का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए एक शिक्षक को, देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कहता है, वह विशेष संस्कृतियों और समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, जी बिल्कुल नहीं। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी बिल्कुल नहीं करना है आपको। वह कक्षा कक्ष में यह संप्रेषित करे कि सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। नीचे वाला भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन क्या कहता है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना जैसे शब्द हमारे हमेशा निगेटिव होते हैं। तो आपका इसका जो तीसरे का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वह सभी संस्कृतियों का सम्मान करेगा एवं उनका महत्व देगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, कब सीखते हैं बच्चे प्रभावी रूप से, जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, जी बिल्कुल नहीं। वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल भी नहीं। वे विभिन्न गतिविधियों, जैसे ही आपने गतिविधियां देखा पॉजिटिव टैग वर्ड है तो आप इसी को हमेशा वरीयता देंगे अगर आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है। गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। तो आपका 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित, जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी बात गलत है। पूछने से रोकना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस हिसाब से आपका 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। आगे देखते हैं निर्देशन एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। आप देखेंगे आपसे पूछा गया मुख्य प्रक्रिया नहीं, आपसे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको निगेटिव इसका आंसर ढूंढना है। तो आप देखेंगे चारों ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखेंगे, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। स्मरण चीज़ों को नहीं रखना है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आपके पेपर में इन चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करता है अगर आपसे प्रतिभाशाली होने की या प्रतिभाशाली बच्चे होने की क्या विशेषता है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होगा वो धारा प्रवाह पढ़ने की कमी, जी बिल्कुल नहीं। मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, ऐसा भी नहीं। आसानी से विचलित होने की आदत नहीं, अगर आसानी से विचलित होगा तो प्रतिभाशाली क्यों होगा। तो प्रतिभाशाली होने का मतलब हमारा होता है शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होना। आगे देखते हैं अधिगम आसक्तता, यानी अधिगम आसक्तता जिसको जो है पढ़ने में दिक्कत हो। तो इस हिसाब से सेकंड का कहाँ देखेंगे आप, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अधिगम आसक्तता, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। तो आप देखेंगे सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए वाला। इसी तरीके से देखेंगे सृजनात्मक, तो सृजनात्मक क्या होता है, मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो थर्ड का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका लास्ट बचा हुआ है, तो लास्ट का यही हो जाएगा जो अवधान यानी ADHD से ग्रसित बच्चा होता है वो आसानी से विचलित होने की आदत होती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे फर्स्ट का डी वाला देखते हैं कौन से आपका ऑप्शन दे रखा है, जो हमने मिलान करवाया देख लेना आसानी से। तो इसका जो है सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
फर्स्ट का डी मिलाया था, सेकंड का ए, थर्ड का बी। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट यानी ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप वहाँ पर देख लेना, हमने मिलाना आपको बता दिए। अब आपसे पूछा जाएगा बच्चों की गलतियाँ। अगर बच्चे गलतियाँ करते हैं तो क्या है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, तुरंत नहीं सुधार देना चाहिए। अधिगम एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। आगे भी देख लेते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन गलतियां हैं? जी बिल्कुल नहीं। प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितना लापरवाह हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 का बी। आगे देखते हैं 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। मूल्यांकन को हम लोग क्या कहेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन। जी बिल्कुल, ये बात सही है। नीचे भी देखते हैं केवल नंबरों? जी बिल्कुल नहीं, केवल आपका निगेटिव वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। एक अलग विधि गतिविधि के रूप में लेना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। तो मूल्यांकन के विषय में आपकी यही बात सही हो जाएगी, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो आपका 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या कहता है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खाली स्थान क्या है? तो अधिगम क्या है देखते हैं। एक निष्क्रिय? जी बिल्कुल नहीं। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया? ऐसा भी नहीं है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया? जी नहीं। जो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो आपका 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं देखते हैं। निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं? जी बिल्कुल नहीं। का उत्साह भंग हो जाता है, दबाव में आ जाते हैं? ऐसा भी नहीं। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते? जी बिल्कुल नहीं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होगा तब तो वो चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो आपका 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? तो देखते हैं किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रकार के? जी बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए कंठस्थीकरण, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। आपको इसी तरीके से वहाँ पेपर में ऑप्शन आपको छांटने हैं, तभी आप पेपर को अच्छे से हल कर पाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों को समस्याओं के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना? जी बिल्कुल सही है ये आपका। तो आपका 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों को स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? जिसमें जो है विद्यार्थी स्वपहल व प्रयास शामिल है, किसका उदाहरण होगा हमारा? तो देखते हैं निगमनात्मक विधि बिल्कुल नहीं, इसमें जो नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि? जी बिल्कुल, जब आपको से पूछा जाएगा स्वपहल व प्रयास शामिल हो विद्यार्थियों में, तो ये जो हमारी किस प्रकार की विधि होगी, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो 13 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना, ये किस कारण रहेगी संभावना? तो देखते हैं संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है? ये भी बात आपकी गलत हो जाएगी। छोड़ देने की संभावना किस वजह से होगी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। तो इस हिसाब से जो है आपका 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। संज्ञान एवं संवेग जो हैं एक पार्ट है एक दूसरे का, वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो आपको याद रखना है संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे में सन्निहित होते हैं। तो इस हिसाब से आपका 14 का जो है राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो सबसे पहला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्यालय
फिर आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, सरकार, फिर हो जाएगा मीडिया, फिर हो जाएगा परिवार। तो आपसे पूछा गया प्राथमिक, तो प्राथमिक में हमेशा याद रखना है आपका परिवार आएगा। बाकी विद्यालय, सरकार, मीडिया ये हमारे जो है द्वितीयक समाजीकरण के माध्यम है, ना कि प्राथमिक। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 क्या कहता है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, तो क्या प्रस्ताव है प्रमुख, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, जी बिल्कुल नहीं ऐसा उनका प्रस्ताव है। आगे देखते हैं, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से, ये बात आपकी जीन पियाजे के सिद्धांत में बिल्कुल सही हो जाएगी। तो 16 का जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से जो है वो भिन्न होती है। आगे देखते हैं, जेंडर क्या है हमारा, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है या एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारण है। तो जेंडर है, आपको याद रखना है जेंडर जो हमारा है कि ये सामाजिक संरचना है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो देखते हैं विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कौन करता है। सबसे पहले देखते हैं संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, जी बिल्कुल नहीं। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, ऐसा भी नहीं है। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्वर। आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 का वो डी वाला हो जाएगा। इसमें जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये जो है विकास का हमारा सही क्रम है या सही हमारी पहचान करता है विकास के व्यापक आयामों की। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आ सकता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक और फिर सामाजिक एवं संवेगात्मक। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में, जी बिल्कुल नहीं। बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है, ऐसा भी सही नहीं। बुद्धि बहुआयामी, जैसे ही आपने देखा बहुआयामी, तुरंत आप समझ जाएंगे बुद्धि के बारे में ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो पूरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बुद्धि बहुआयामी जिसमें जो है बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो आपका 19 का सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें बच्चों को किस तरह आप देखेंगे, निष्क्रिय, जी बिल्कुल नहीं। अगर प्रगतिशील शिक्षा है तो बच्चों को निष्क्रिय तो देखना ही नहीं है, सक्रिय अन्वेषक के रूप में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही का होगा कि बच्चा सक्रिय होना चाहिए। तो आपका 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। जो प्रगतिशील शिक्षा है बच्चों को किस तरह देखा जाता है, उनको एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, कि बच्चे जो है अपने ज्ञान के निर्माता क्या होते हैं, स्वयं होते हैं। आगे देखते हैं, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत विधि है। आगे देखते हैं, एक निष्क्रिय विधि है, एक अनुबंधित विधि है या एक सामाजिक विधि है। जैसे ही आपने देखा समाज से संबंधित कोई भी बात होगी तो आपको ऐसे में लेओ वाइगोत्स्की को ही वरीयता देनी है। तो आपका 21 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि हमारी होती है। तो 21 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों की विशेषित करता है। यानी पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को कौन विशेषित करता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या विलंबित अनुकरण या विचारों की अनुत्क्रमणिता या वर्तुल प्रतिक्रिया। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को कौन विशेषित करता है, तो आपका जो इसमें सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विचारों की अनुत्क्रमणिता। तो 22 का आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यानी बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होती है, जी बिल्कुल नहीं। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित एवं सीमित बिल्कुल नहीं। बच्चों का अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार और दंड देने की बात जहाँ पर भी होगी वो आपका हमेशा निगेटिव ही होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए 23 का आपका जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो 23 का आपका सही ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएँ होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम हमेशा कैसा रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं
अधोगामी शीर्षगामी? जी बिल्कुल नहीं। स्थूल से सूक्ष्म होता है, बस इतना आपको याद रखना है, बाकी कुछ पढ़ना ही है। एक चीज़ याद रखना है, जब चालक विकास के दर में व्यक्तिगत विविधताओं की बात हो रही होगी तो चालक विकास का जो क्रम है हमेशा वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। तो इस हिसाब से आपका 24 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति? जी बिल्कुल नहीं, किशोरावस्था कहते हैं जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 25 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंध हो? जी बिल्कुल नहीं। को पुरस्कार दंड? ये भी आपका सही नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं आपसे क्या कहा गया है। जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चे जो है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो इस हिसाब से आपका 26 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, जो बच्चे हैं वो ज्ञान का सक्रिय रूप है। इसका किसके अनुसार है? ये हमारा जीन पियाजे के अनुसार है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? यानी मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप स्वयं से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं या भ्रांत वार्ता या समस्यात्मक वार्ता कहते हैं या अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं? तो एक चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आया। बच्चे अपने आप से जब वार्ता करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की का मानना था वो जो है व्यक्तिगत वार्ता करते हैं। तो आपका 27 का राइट ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 देखते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? देखते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत या जेंडर प्रासंगिकता या विकसित जेंडर पहचान? तो 28 का जो है आपका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां जो होती हैं ये लिंग के साथ संबंधित करने में क्या प्रदर्शित करते हैं? तो हमारी ये जो है जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कि लड़का है तो ये पहनेगा, लड़की है तो ये पहनेगी। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 28 का ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आप क्या कहता है। एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही हो जाएगी। 29 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी वाला बिल्कुल सही। आज की क्लास का जो आपका लास्ट क्वेश्चन बताया उसको भी देखते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की दवाई को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है? तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक क्रम। जी बिल्कुल नहीं। जब उसको लग रहा है कि ऐसा वो करेगा तो वो जेल भेज दिया जाएगा, तो यहाँ पर दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की बात हो रही है। तो आपका इस हिसाब से 30 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। और आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारी EVS की और CDP की मैराथन ना देखी हो, ज़रूर आप उन मैराथनों को पेपर से पहले देख लीजिए। इस बात की गारंटी देते हैं अगर आप ये दोनों मैराथन देखकर जाएंगे तो आपके दोनों पेपर ये 60 नंबर के होते हैं, आप उसमें आसानी से 45 से 50 प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इन हमने मैराथनों में वही कंटेंट आपको रखा है जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इन दोनों मैराथनों को आप पेपर से पहले ज़रूर देख कर जाना। बस इतनी ही बात कहनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।